नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य देखेंगे। तो आते हैं, चलते हैं चोल साम्राज्य। तो हेडिंग डाल दीजिए, चोल साम्राज्य। तो देखिए दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों का विशेष महत्व है। चोल एक छोटी से क्षेत्र से निकल करके पल्लवों की अधीनता में शासन प्रारंभ करके, और आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली शासक बने। दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, और न केवल दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधा, बल्कि इन्होंने द्वीपांतरों तक यानी लंका, दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने शौर्य को स्थापित किया। इन क्षेत्रों की भी इन लोगों ने विजय की थी, और फिर इन्होंने एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि इनका स्थानीय प्रशासन बहुत महत्व का है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत स्थानीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की थी। तो इन्हीं मुद्दों पर आगे चल के देखते हैं। तो देखिए, चोल साम्राज्य का संस्थापक अगर देखें तो वो विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। लगभग 850 ईस्वी में ये चोल साम्राज्य की नींव रखी। प्रारंभ में तो इसने उरैयूर को अपनी राजधानी बनाकर पल्लवों की अधीनता में शासन करना प्रारंभ किया, लेकिन आगे चल करके इसने दक्षिण में मुत्तरैयर वंश के शासकों को पराजित कर इनसे तंजौर छीन लिया। ठीक है, तो दक्षिण में मुत्तरैयरों को पराजित करके इसने उनसे तंजौर छीन लिया। अब उरैयूर के स्थान पर इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई। प्रारंभ में तो उरैयूर को बनाई और फिर तंजौर को राजधानी बनाई, और अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। नरकेसरी की उपाधि धारण की। तो देखिए, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या उत्तर देंगे? विजयालय। ठीक है, किस शासक ने सर्वप्रथम तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी? विजयालय। तंजौर विजय किन से की थी? मुत्तरैयरों से। तंजौर विजय के उपलक्ष्य में इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी। या किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर होगा विजयालय। तो ये पहला शासक हुआ विजयालय। ठीक है, अब विजयालय के बाद अगर आप देखें तो इसका पुत्र आदित्य प्रथम ये शासक हुआ। ठीक है, ये भी पल्लव शासक अपराजित वर्मन के अधीन था। अपराजित वर्मन, ये पल्लव शासक था अपराजित वर्मन। इसी के अधीनता में आदित्य प्रथम शासन करता था। ठीक है, अब आदित्य प्रथम साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण लगभग 890 ईस्वी के आसपास इसने अपराजित वर्मन के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह। और विद्रोह कर देता है तो दोनों के बीच युद्ध होता है, और उसी युद्ध में आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन को पराजित किया और इसका वध कर दिया, और इस तरह से पल्लव राज्य को इसने अपने राज्य में मिला लिया। तो अपराजित वर्मन को पराजित कर उसका वध किया और पल्लव राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित किया, और इस उपलक्ष्य में इसने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तो आदित्य प्रथम की उपाधि क्या थी? कोदंडराम। आदित्य प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, और कृष्ण द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह आदित्य प्रथम के साथ किया। तो राष्ट्रकूटों के साथ इसके वैवाहिक संबंध थे। तो ये आपने आदित्य प्रथम के बारे में हमने बताया। ठीक है, अब आदित्य प्रथम के बाद इसका पुत्र परांतक प्रथम शासक हुआ। परांतक
प्रथम। ठीक है, परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का पहला संप्रभुता संपन्न शासक हुआ। संप्रभुता संपन्न, पूर्ण स्वतंत्र। ठीक है, अभी तक आदित्य प्रथम भी पल्लवों की अधीनता में था, विजयालय भी पल्लवों की अधीनता में था। ये जब शासक बना तो किसी के अधीन नहीं था, इसलिए इसे चोल साम्राज्य का पहला संप्रभुता संपन्न शासक माना जाता है। ठीक है, गद्दी पर बैठते ही इसका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ युद्ध हुआ, और युद्ध का कारण यह था कि कृष्ण द्वितीय के दौहित्र कन्नरदेव, दौहित्र का मतलब होता है पुत्री का पुत्र। ठीक है, तो कृष्ण द्वितीय के पुत्री का पुत्र कन्नरदेव था, और परांतक प्रथम का ये सौतेला भाई था। ठीक है, दोनों सौतेले भाई थे। अब चूंकि शासक ये हो गया तो कृष्ण द्वितीय चाहता था कि मेरी पुत्री का पुत्र शासक बने, तो इसी के लिए कन्नरदेव को राज्य अधिकार दिलाने के लिए कृष्ण द्वितीय ने इस पर आक्रमण किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में कृष्ण द्वितीय पराजित हुआ, परांतक प्रथम विजयी हुआ, और इस उपलक्ष्य में इसने वीर चोल की उपाधि धारण की। तो कृष्ण द्वितीय को पराजित करके इसने वीर चोल की उपाधि धारण की। इसी तरह इसने, अब देखेंगे कि पांड्य शासक राज सिंह को पराजित कर इसकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया, और राज सिंह को पराजित कर मदुरा पर अधिकार कर लेता। इसी उपलक्ष्य में इसने मदुरांतक मदुरा कोंड संग्राम राघव की उपाधि धारण की। तो देखिए, परांतक प्रथम ने राज सिंह को पराजित करके मदुरांतक, मदुरा कोंड और संग्राम राघव की उपाधि धारण करता है। इसके शासन के अंतिम वर्षों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने इसके राज्य पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप तक्कोलम का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कृष्ण तृतीय से परांतक प्रथम पराजित हुआ था। तो इस युद्ध में परांतक प्रथम को पराजय का सामना करना पड़ा, और इसे अपने कुछ क्षेत्र कृष्ण तृतीय को देने पड़े। तो ये परांतक प्रथम की उपलब्धियां थीं। ठीक है, अब परांतक प्रथम के बाद आप देखेंगे तो लगभग 30 वर्ष आप देखेंगे कि 30 वर्ष इस वंश में कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। एक तरह से अगर देखें तो परांतक प्रथम के मृत्यु के बाद 30 वर्ष चोलों का अंधकार युग रहा, कमजोर युग रहा। यद्यपि इस 30 वर्ष में 4 राजा हुए, गंगरादित्य, अरिंदिगई, परांतक द्वितीय, उत्तम, लेकिन इनमें से कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ। वास्तव में परांतक प्रथम के बाद इस वंश का जो शक्तिशाली राजा हुआ वो था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, ठीक है, 985 ईस्वी में शासक बना था, 1014 ईस्वी तक शासन किया। यह इस वंश का पहला महान शासक हुआ। राजराज प्रथम परांतक द्वितीय का पुत्र था, और इसका वास्तविक नाम अरिमौलिवर्मन था। राजराज प्रथम परांतक द्वितीय का पुत्र था, और इसका वास्तविक नाम अरिमौलिवर्मन था। 985 में राजराज के नाम से शासक बना है। ठीक है, ये इस वंश का पहला महान शासक था। जिस समय यह शासक बना, इसके विरुद्ध चेर, पांड और लंका के राजाओं ने एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। तो इसके सामने पहली महत्वपूर्ण चुनौती थी इस संयुक्त मोर्चे को तहस नहस करना, और इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले इसने चेर राज्य पर आक्रमण किया, और चेर शासक भास्कर रविवर्मन को इसने कांडलूर के मैदान में पराजित किया। कहाँ पराजित किया? कांडलूर के युद्ध में, कांडलूर के मैदान में पराजित कर दिया। और
इस विजय के उपलक्ष्य में राजराज प्रथम ने कांडूर सालैक कलमरुत की उपाधि धारण की। ये किसकी उपाधि है? ये राजराज प्रथम की उपाधि है। तो ये चेरों को पराजित किया। अब चेरों के बाद इसका नंबर, अब इसके बाद आया पांड्य शासक का नंबर। तो इसने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया और पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित कर इसकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? मदुरा पर। तो पहले चेरों को, फिर पांड्यों को। अब चूंकि इन दोनों युद्धों में लंका के राजा महेंद्र पंचम ने चेर पांड्य राजाओं को इसके विरुद्ध सहायता दी थी, तो अब राजराज प्रथम लंका के राजा से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में फिर आप देखेंगे कि इसने लंका अभियान किया। कहाँ किया? लंका अभियान। इस समय लंका का शासक कौन था? महेंद्र पंचम, जिसकी राजधानी अनुराधपुर थी। लंका की इस समय राजधानी कहाँ थी? अनुराधपुर। तो राजराज प्रथम ने लंका अभियान किया। लंका का शासक महेंद्र पंचम था, महेंद्र पांचवा, ठीक है, महेंद्र पंचम था, जिसकी राजधानी अनुराधपुर थी, ठीक है। अब इसने अनुराधपुर को तहस नहस कर दिया। महेंद्र पंचम को पराजित कर उत्तरी लंका जीत लिया। महेंद्र पंचम भागकर दक्षिणी लंका में शरण लिया और इस तरह उत्तरी लंका पर राजराज प्रथम का अधिकार हो गया। उत्तरी लंका को जीतने के बाद इसने उसे चोल साम्राज्य में मिला लिया। उत्तरी लंका की राजधानी इसने पोलोन्नरुवा को बनाया। किसे बनाया? पोलोन्नरुवा। ये उत्तरी लंका की चोलों की राजधानी थी, ठीक है। उत्तरी लंका की राजधानी राजराज प्रथम ने पोलोन्नरुवा को बनाया। इस विजय के उपलक्ष्य में राजराज प्रथम ने जननाथ की उपाधि धारण की। उत्तरी लंका विजय के उपलक्ष्य में जननाथ की उपाधि धारण करता है और पोलोन्नरुवा का नया नाम भी ये क्या रख देता है? जननाथ मंगलम। क्या रखा नाम? जननाथ मंगलम, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चेर, पांड और लंका के शासकों का जो मोर्चा था उसे इसने तहस नहस कर दिया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो इसने अनेकों अन्य विजय भी करता है। अब राजराज प्रथम का कल्याणी के चालुक्य शासक सत्याश्रय के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध का कारण वेंगी राज्य पर प्रभुत्व स्थापित करना, वेंगी कारण बना। तो आंध्र प्रदेश में वेंगी राज्य था। राजराज प्रथम भी वेंगी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और कल्याणी के चालुक्य शासक सत्याश्रय भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और इसी के लिए फिर दोनों में संघर्ष शुरू हुआ। अंत में राजराज प्रथम विजयी हुआ और वेंगी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अतिरिक्त राजराज प्रथम द्वारा कर्नाटक क्षेत्र की विजय, कलिंग विजय, मालदीव की विजय, इन विजयों की भी चर्चा मिलती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राजराज प्रथम इस वंश का पहला शासक था जिसने अनेक क्षेत्रों की विजय की। ठीक। अब आगे अगर देखें, राजराज प्रथम के बाद इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक हुआ और ये इस वंश का सबसे महान शासक, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। गद्दी पर बैठते ही कल्याणी के चालुक्य शासक सत्याश्रय के साथ इसका भी युद्ध हुआ और सत्याश्रय को पराजित करके उसके अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसने रायचूर, मान्यखेट,
बनवासी, ये सब क्षेत्रों की विजय सत्याश्रय को पराजित करके इसने किया। इसके बाद फिर इसने लंका अभियान किया और लंका के शासक महेंद्र पंचम, जो दक्षिणी लंका में इस समय शासन कर रहा था, उत्तरी लंका पहले ही जीती जा चुकी थी, तो इसने लंका अभियान किया और लंका के शासक महेंद्र पंचम को पूर्णतः पराजित करके इसने संपूर्ण लंका को जीत लिया। अब इसके समय में देखिए, संपूर्ण लंका चोल साम्राज्य का एक प्रांत बन गया, एक हिस्सा बन गया। तो ये इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। लंका अभियान के बाद इसने दक्षिण पूर्व एशिया अभियान किया, दक्षिण पूर्व एशिया अभियान। अब दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इसने कटाह राज्य पर आक्रमण किया, जिसकी राजधानी श्री विजय थी। और कटाह राज्य की राजधानी श्री विजय थी, इसलिए इस राज्य को श्री विजय राज्य के नाम से भी जाना जाता था। तो दक्षिण पूर्व एशिया में यह स्थित था। इस समय यहाँ का शासक संग्राम विजय तुंग वर्मन था, संग्राम विजय तुंग वर्मन, ठीक है, ये इस समय यहाँ का शासक था। राजेंद्र प्रथम ने युद्ध में संग्राम विजय तुंग वर्मन को पराजित कर बंदी बना लिया और अंत में इसकी मुक्ति याचना पर इसे मुक्त कर दिया और इसे अपना सामंत शासक बना दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसने दक्षिण पूर्व एशिया की भी विजय की और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कडार कोंड की उपाधि धारण की, ठीक है, कडार कोंड की इसने क्या की, उपाधि धारण की। तो दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि इसकी दक्षिण पूर्व एशिया की विजय थी। इसके बाद फिर बंगाल अभियान, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी भारत में इसने बंगाल अभियान किया। राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र विक्रम के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी और विक्रम के नेतृत्व वाली चोल सेना ने बंगाल के शासक महीपाल को पराजित किया। तो महीपाल को इसने पराजित किया और विजयी सेना के साथ गंगा स्नान किया। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा, है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बंगाल की खाड़ी को किसकी झील कहा जाता है? चोलों की झील, ठीक है, चोलों की झील कौन है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और फिर राजेंद्र प्रथम अपनी इस विजय को स्मारक विजय बनाने के लिए पहली चीज तो इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। ये राजेंद्र प्रथम की उपाधि है, गंगा क्षेत्र का विजेता, और इसी विजय के उपलक्ष्य में ये उपाधि धारण करता है। और फिर गंगई कोंडचोलपुरम नामक एक नगर भी बसाया। तो इसने गंगई कोंडचोलपुरम नामक नगर बसाया और तंजौर की जगह इसने इसे अपनी राजधानी बनाई। अब राजेंद्र प्रथम की राजधानी कहाँ बन गई? गंगई कोंडचोलपुरम। और देखिए स्मारक विजय, बिल्कुल यादगार विजय की बंगाल विजय कभी ना भूले, उसके लिए इसने ये किया। अब गंगई कोंडचोलपुरम में इसने चोलगंग नामक एक तालाब का निर्माण कराया और बंगाल से इसने पराजित सेना के माध्यम से गंगा जल मंगाया था और संपूर्ण गंगा जल को इसने इस तालाब में एकत्र कराया, चोलगंग, चोलों की गंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसने गंगा की संस्कृति को दक्षिण भारत में भी प्रचारित किया, स्थापित किया। तो ये बंगाल विजय थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम एक महान विजेता के रूप में सामने आता है और ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। अब राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम ये शासक हुआ, ठीक है। राजाधिराज प्रथम शासक होता है।
गद्दी पर बैठते ही कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ इसका युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, किसके साथ? सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध प्रारंभ होता है। राजाधिराज प्रथम सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया और कल्याणी में इसने अपना राज्याभिषेक भी कराया। राजाधिराज प्रथम ने कल्याणी में अपना राज्याभिषेक कराया और इस उपलक्ष्य में इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। तो राजाधिराज की ये उपाधि भी है विजय राजेंद्र। ठीक है, फिर इसके समय में लंका में विद्रोह हुआ और इसने विक्रम बाहु के नेतृत्व वाले लंका के विद्रोह का भी दमन किया। ठीक है, और फिर कल्याणी के शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ निरंतर युद्ध चलता रहा। अंत में कोप्पम के युद्ध भूमि में राजाधिराज चालुक्यों से युद्ध करते हुए मारा गया। तो राजाधिराज जो है कोप्पम की युद्ध भूमि में मारा गया था। चोल शासकों में इसी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये एकमात्र चोल शासक है जो अश्वमेध यज्ञ करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये राजाधिराज प्रथम। अब राजाधिराज प्रथम के बाद आप देखेंगे कि इसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय शासक हुआ। राजेंद्र द्वितीय, ठीक है, यह शासक हुआ। और राजेंद्र द्वितीय की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने कोप्पम के युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक कराया। वो कौन सा राजा था, वो कौन सा चोल शासक था जिसने कोप्पम के युद्ध भूमि में राज्याभिषेक कराया? तो वो राजेंद्र द्वितीय था। और यहाँ राज्याभिषेक कराने के बाद ये चालुक्यों को पराजित करके अपनी राजधानी वापस आया। ठीक है, अब राजेंद्र द्वितीय के बाद वीर राजेंद्र शासक हुआ। वीर राजेंद्र ने क्या किया कि वेंगी के चालुक्य राजकुमार राजेंद्र, चालुक्य राजेंद्र को उत्तराधिकार से वंचित करके इसके स्थान पर विजयादित्य सप्तम को वेंगी का शासक बना दिया। तो वेंगी की राजनीति में इसने हस्तक्षेप किया। वहाँ के वास्तविक उत्तराधिकारी को गद्दी न दे करके दूसरे विजयादित्य सप्तम को गद्दी सौंप देता है। परिणाम क्या होता है कि चालुक्य राजेंद्र चोल सत्ता का विद्रोही बन जाता है। तो ये एक समस्या आ जाती है। इसके बाद अधिराजेंद्र शासक बना और इसके समय में, अधिराजेंद्र के समय में, ये वेंगी का जो चालुक्य राजेंद्र है इसने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में अधिराजेंद्र मारा गया। और जब अधिराजेंद्र मारा गया तो ये वेंगी का जो चालुक्य राजकुमार राजेंद्र था यही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल वंश का शासक बन गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ा परिवर्तन आता है। एक चालुक्य राजकुमार चोलों के नाम पर सत्ता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में अगर आप देखें तो ये वास्तविक रूप में चालुक्य राजकुमार है, चालुक्य वंशी है। इसका वास्तविक नाम चालुक्य राजेंद्र था, लेकिन इसने चोल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करके चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या कर दिया और स्वयं कुलोत्तुंग प्रथम के नाम पर चोल गद्दी पर बैठ गया, चोलों के नाम पर शासन किया। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में विजय बाहु के नेतृत्व में लंका में विद्रोह हुआ और फिर कुलोत्तुंग प्रथम और विजय बाहु के साथ लंबा युद्ध चला। अंत में दोनों में समझौता हो गया और कुलोत्तुंग प्रथम ने लंका को चोल प्रभुत्व से स्वतंत्र कर दिया। तो इसके समय में लंका जो है चोलों से स्वतंत्र हो जाती है। विजय बाहु लंका का स्वतंत्र शासक बन जाता है।
कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह भी विजयबाहु के पुत्र के साथ कर दिया। तो इस तरह से इसके समय की एक घटना यह है कि लंका चोल राज्य से स्वतंत्र हो जाती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो कुलोत्तुंग प्रथम ने छोटे छोटे अनेक करों को समाप्त करके सुगंध विर्त की उपाधि धारण की। तो ये छोटे छोटे अनेक करों को समाप्त करता है और इसी उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण करता है? सुगंध विर्त। इसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। तो करों को हटाने वाला किसे कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम को। इसके समय में 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल चीन गया और चीन से बहुत सारा उपहार आदि लेकर के वापस आया। इसने चीन के कैंटन नगर में स्थित कैंटन बौद्ध विहार को 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इसी तरह आंध्र प्रदेश में नेकपत्तम में इसने जावा के शैलेंद्र वंशी राजाओं द्वारा बनवाए गए 2 बौद्ध विहारों को भी कुछ गांव अनुदान में दिए। तो ये कुलोत्तुंग प्रथम था जो है। इसके दरबार में जय गोंदार नामक तमिल विद्वान रहा करता था। इस युग का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। इसने कलिंगत्तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की। कलिंगत्तुपर्ण। तो जय गोंदार कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में था, इसका राजकवि था। इसी ने कलिंगत्तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की है। अब कुलोत्तुंग प्रथम के बाद आप देखेंगे कि इस वंश में कई कमजोर राजा हुए। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण राजा कुलोत्तुंग द्वितीय हुआ। कुलोत्तुंग द्वितीय यह अपेक्षाकृत इसका शासनकाल शांति का काल था। इसके संदर्भ में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो यह शैव धर्म का बहुत ही कट्टर अनुयायी था। यद्यपि सभी चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अन्य शासक अन्य धर्मों को भी संरक्षण देते थे। लेकिन कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव था। इसने चिदंबरम नामक स्थान पर स्थित नटराज मंदिर के प्रांगण में स्थित विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो किस चोल शासक ने विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? वो कुलोत्तुंग द्वितीय था। ठीक है। चिदंबरम के नटराज मंदिर के प्रांगण में ये विष्णु मूर्ति स्थापित थी और इस मूर्ति को इसने समुद्र में फेंकवा दिया था। इसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। इसके दरबार में आप देखेंगे कि ओतुकुत्तन नामक विद्वान था। ओतुकुत्तन इसने कुलोत्तुंग सोलन उला नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। दूसरा इस युग का विद्वान अगर देखें तो सैकिलार था। सैकिलार भी इसके दरबार में रहा करता था। सैकिलार ने पेरी पुराणम नामक ग्रंथ की रचना की। पेरी पुराणम। और तीसरा विद्वान कम्बन थे, जिन्होंने रामावतारम नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। कम्बन का रामावतारम ही कम्बन की रामायण या तमिल रामायण के नाम से जानी जाती है। तो कुलोत्तुंग द्वितीय के दरबार के ये प्रमुख विद्वान थे। तो अब इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अगर देखें तो वो कुलोत्तुंग तृतीय था। कुलोत्तुंग तृतीय। कुलोत्तुंग तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत में अकाल पड़ा और अकाल के समय में इसने प्रजा के मध्य धन और अनाज का वितरण कराया और इसने अनेक बांधों और तालाबों का निर्माण कराया। अपने इस प्रजा हितैषी कार्यों के कारण, लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण ये एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। अब इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक राजेंद्र तृतीय था। ठीक है। पांडव वंश के शासकों ने चोल राज पर आक्रमण करके राजेंद्र तृतीय को पराजित किया, इसे अपना सामंत बना दिया और इसकी मृत्यु के साथ ही चोल साम्राज्य समाप्त हो गया था। तो ये तो हमने आपको चोल वंश
का राजनीतिक इतिहास बताया। अब चोल प्रशासन अगर देखें, चोल प्रशासन, ठीक है, अभी तक आपने चोलों का राजनीतिक इतिहास देखा था, अब आप जो है चोलों के प्रशासन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम आपको केंद्रीय प्रशासन बताते हैं। केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में सर्वप्रमुख व्यक्ति राजा होता था। प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था। राजा को इस काल में देवतुल्य माना जाता था। राजा को क्या माना जाता था? देवतुल्य, देवता के समान ये माना जाता था। ठीक है, तो राजा को देवतुल्य माना जाता था। अब राजा अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी यानी युवराज की नियुक्ति कर लेता था। ठीक है, अब चोल प्रशासन में अगर देखें तो सारी शक्तियां यद्यपि राजा के हाथों में केंद्रित होती थीं, लेकिन राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। इस काल में मंत्रिपरिषद थी या नहीं थी, इसके अस्तित्व के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती। चोल अभिलेखों में अगर आप देखें तो मंत्रिपरिषद के अस्तित्व की कोई सूचना नहीं मिलती। यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि मंत्रिपरिषद रही होगी, तो कुछ कहते हैं कि नहीं रही होगी, तो वो एक विवाद का विषय है। चोल अभिलेखों में उडन कुट्टम नामक एक अधिकारियों की परिषद का अवश्य उल्लेख मिलता है। तो चोल काल में उडन कुट्टम क्या थी? अधिकारियों की एक परिषद होती थी और इस परिषद की सहायता से राजा कार्य करता था। ठीक है, अब केंद्र में राजा की सहायता के लिए दो प्रकार के अधिकारी होते थे। नंबर एक पेरुंदरम, पेरुंदरम, ठीक है, तो पेरुंदरम ये उच्च अधिकारियों का समूह था। वास्तव में पेरुंदरम कोई पद नहीं था, बल्कि ये कैडर था। ठीक है, और उच्च अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? पेरुंदरम। प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर पेरुंदरम की नियुक्ति की जाती थी। और दूसरे सिरुतरम, सिरुतरम ये निम्न श्रेणी के पदाधिकारी थे। निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सिरुतरम कहते थे। ये भी पदबोधक नहीं है, कैडर है, वर्ग है। और निम्न पदों पर सिरुतरम समूह से ही अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो चोल प्रशासन में ये दो प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख है, पेरुंदरम और सिरुतरम। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस काल में ऐसे अधिकारी जो राजा के दरबार से संबद्ध होते थे, राज दरबार में नियुक्त अधिकारियों को, जो दरबार में नियुक्त हैं, उन्हें कुंदर कुट्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंदर कुट्टम। तो कुंदर कुट्टम कौन होते थे? दरबार में नियुक्त अधिकारी। और जो दरबार से बाहर होते थे, बाहर जिनकी नियुक्ति होती थी, उन्हें विदय मिल कहा जाता था। तो विदय मिल कौन थे? जिनकी नियुक्ति दरबार से बाहर होती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो चोल अभिलेखों में राजा के कार्यालय में ओलई नामक अधिकारी का उल्लेख है। ओलई नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। तो राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा कौन तैयार करता था? ओलई। फिर दूसरा एक और अधिकारी ओलई नायकम का उल्लेख है। तो राजा के कार्यालय में ये दूसरा अधिकारी ओलई नायकम होता था। अब इसका कार्य क्या होता था, ये अगर आप देखें तो ओलई तो राजा के आदेश का कच्चा मसौदा तैयार करता था। ओलई नायकम इस कच्चे मसौदे की जांच करता था, फिर एक इसे रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता था, जो राजा का आदेश हो जाता था, विभिन्न विभागों को भेज दिया जाता था। ठीक है, तो ये राजा के पदाधिकारियों के रूप में इतने
अधिकारियों या अधिकारियों के समूह की चर्चा मिलती है। अब जहां तक बात इस काल में राजस्व व्यवस्था की है, तो देखिए इस काल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल के लिए एक विभाग होता था और राजस्व विभाग को पुखवरी तिड़े कलम कहा जाता था। पुखवरी तिड़े कलम। तो चोल काल में पुखवर तिड़े कलम क्या होता था? ये राजस्व विभाग होता था। जो राजस्व एकत्र होता था तो राजस्व को आयम कहा जाता था। राजस्व क्या होता था? आयम। ठीक है। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी जो होता था, उस अधिकारी को वरित पोत गक कहा जाता। वरित पोत गक, ये क्या था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। तो राजस्व विभाग, राजस्व और राजस्व विभाग का अधिकारी। ठीक है। अब इस काल में आय का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि कर या भू राजस्व था, किसानों से मिलने वाला भू राजस्व। और इस भू राजस्व को इस काल में इरई कूडन कहा जाता था। इरई कूडन 1/3 से लेकर 1/6 के बीच में इरई कूडन यानी भू राजस्व लिया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापारियों, शिल्पियों से भी कर लिया जाता था और अन्य कर भी प्रचलित थे। तो ये तो राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इस काल में न्याय व्यवस्था अगर देखें, चोलकालीन न्याय व्यवस्था। देखिए चोल काल में जो राजा का न्यायालय है, यही सर्वोच्च न्यायालय था और राजा के न्यायालय को धर्मासन कहा जाता था। धर्मासन। तो चोल काल में धर्मासन से क्या तात्पर्य था? उत्तर क्या देंगे? राजा का न्यायालय। अब राजा न्याय करने के लिए धर्मशास्त्रों के विद्वानों से सहायता लेता था। तो जब राजा न्याय करता था तो उसके पास बहुत सारे धर्मशास्त्रों के विद्वान होते थे, उनसे सहायता लेता था। इन विद्वानों को धर्मासन भट्ट कहा जाता था। ये विद्वान क्या कहलाते थे? धर्मासन भट्ट। ठीक है। तो ये चोल काल का सर्वोच्च न्यायालय, राजा का न्यायालय। इसके अतिरिक्त राजा के न्यायालय के नीचे सामंतों का न्यायालय होता था, जो राजा के अधीन शासन करते थे। नगर सभा और ग्राम सभा, यही इस काल में न्यायालय होते थे। और स्थानीय स्तर पर न्याय करने के लिए न्याय समितियां भी गठित की जाती थी। न्याय व्यवस्था का स्वरूप सुधारात्मक था और गंभीर अपराधों में तो कठोर दंड दिए जाते थे। सामान्य अपराधों में बहुत जुर्माना या कुछ सामान्य दंड दिए जाते थे। सैन्य व्यवस्था अगर देखें तो चोलों ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था। चोल सेना अनेक रेजिमेंट में बटी हुई थी। ठीक है। स्थल सेना के 3 अंग थे और ये थे पैदल सेना, अश्व सेना और गज सेना। वास्तव में इस काल में रथ सेना नहीं थी, रथ सेना का उल्लेख नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त इनके पास एक विशाल नौसेना भी थी। चोलों के पास विशाल नौसेना थी। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय में नौसेना का व्यापक रूप से क्या हुआ था? विकास हुआ था। चोल काल में जो सैनिक युद्ध भूमि में अनुपम शौर्य का प्रदर्शन करता था, उसे क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। क्षत्रिय शिखामणि ये सैनिकों को दी जाने वाली उपाधि है। ऐसे सैनिक जो युद्ध भूमि में
अद्भुत शौर्य, अनुपम शौर्य का प्रदर्शन करते थे, उन्हें ये उपाधि दी जाती थी। ठीक है। अब अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अगर आप देखें कि चोल काल में अन्य प्रशासनिक इकाइयां क्या थीं, देखिए, पूरा चोल साम्राज्य प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक प्रांतों में बटा होता था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया। प्रांतों को इस काल में मंडलम कहा जाता था और मंडलम के प्रशासन की देखभाल के लिए महामंडलेश्वर अर्थात प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी। तो प्रत्येक प्रांत में महामंडलेश्वर अर्थात प्रांतपति नियुक्त होता था, राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन की देखभाल करता था। प्रांतों को आजकल के मंडल अर्थात कमिश्नरी में बांटा गया था और उस काल में मंडलों को जो है कोट्टम या वलनाडु के नाम से जाना जाता था। यहाँ भी उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। मंडल के नीचे जिला होते थे, जिला को नाडु कहा जाता था। जिले के नीचे परगना जैसी इकाई होती थी जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। अनेक गांवों का समूह होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जहां गांव को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये चोल काल की अन्य प्रशासनिक इकाइयां थीं। अब चोल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण है चोलों का स्थानीय प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन। अब स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि चोल काल में बहुत ही विकसित रूप में स्थानीय प्रशासन सामने आया और स्थानीय इकाइयों को काफ़ी स्वायत्तता या पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस काल में स्थानीय प्रशासका के रूप में आप देखेंगे कि ग्राम सभा, नगर सभा और नाडु सभा का उल्लेख मिलता है। स्थानीय प्रशासकों के रूप में ये तीन सभाओं की चर्चा है, ग्राम सभा, नगर सभा और नाडु सभा। इनमें अगर आप देखें तो ग्राम सभा और नगर सभा वास्तविक प्रशासिका थी। ये क्या थी? वास्तविक प्रशासिका, यानी ये अपने अपने क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में शासन की देखभाल करती थी। नाडु सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी। यहाँ प्रतिनिधि संस्था से तात्पर्य ये है कि इस सभा में गांव और नगर के प्रतिनिधि होते थे और ये नाडु सभा, ग्राम सभा, नगर सभा के प्रशासन पर नज़र रखती थी। ठीक है, तो एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में होती थी। अब प्रत्येक वयस्क व्यक्ति इन सभाओं का सदस्य होता था। इन सभाओं के द्वारा विशेष कार्य के लिए कुछ संस्थाएं या निगम बनाई जाती थी। उदाहरण के लिए इस काल में वलज्जियर, मणिग्रामम, नानादेशी, ये तीनों व्यापारिक संस्थाएं थी। क्या थी ये? व्यापारिक संस्थाएं थी। इनका काम व्यापार की देखभाल करना था, व्यापार की उन्नति के लिए कार्य करना था। तो सभाओं के द्वारा विभिन्न काम के लिए इस तरह की संस्थाएं बना ली जाती थीं। वलज्जियर, मणिग्रामम, नानादेशी, ये क्या थी? व्यापारिक संस्था। इनमें जो नानादेशी होते थे ये विदेशी व्यापार की देखभाल करते थे। विदेशी व्यापारी होते थे नानादेशी, और ये विदेशी व्यापारी का मतलब चोल काल के ही व्यापारी होते थे जो विदेशों से व्यापार करते थे। ठीक है, तो विदेशी व्यापार की देखभाल कौन करता था? नानादेशी। इसी तरह मूल पर्वडयार नामक संस्था का उल्लेख है। ये धार्मिक संस्था थी और मुख्यतः यह स्थानीय मंदिरों की
देखभाल करती थी। तो चोल काल में स्थानीय मंदिरों की देखभाल के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? मूल परु डयार। तो इन सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब इस काल में अगर देखा जाए तो ग्राम सभा, इस काल में जो गांव थे वो दो प्रकार के होते थे। तो पहले हम ग्राम सभा के बारे में अगर देखें तो ग्राम सभा दो प्रकार के होते थे। एक, नंबर एक, ऊर। चोल काल में जो सामान्य गांव होते थे वो ऊर कहलाते थे, और इन सामान्य गांव यानी ऊर की जो सभा होती थी उसे भी ऊर कहा जाता था। ऊर की सभा का नाम ऊर। ऊर की जो कार्य समिति होती थी उसका नाम आलुंगड़म। ठीक है। और इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इतना कहा जा सकता है कि ये गांव पुष्प वाटिका के लिए, तालाब के लिए जमीनें प्रदान करती थीं, इन जमीनों को करमुक्त कर देती थीं। ठीक है। इसी तरह दूसरी सभा या महासभा होती थी। और सभा या महासभा क्या होती थी? ये अग्रहार गांव की सभा होती थी। अग्रहार जो ब्राह्मण समूह को दी गई भूमि होती थी, गांव होते थे, यानी ये अनुदान में दिए गए गांव होते थे। अग्रहार ब्राह्मण या ब्राह्मण समूहों को अनुदान में दिए गए गांव होते थे। उनकी जो सभा होती थी उसी को सभा या महासभा कहा जाता था। ठीक है। अब सभा या महासभा विभिन्न कार्यों के लिए कार्य समितियों का गठन करती थी। इन्हीं को वारियम कहा जाता था। वारियम का मतलब कार्य समिति। ठीक है। अब इन वारियम का गठन कैसे होता था, कौन सदस्य हो सकता था, कौन सदस्य नहीं हो सकता, आदि जानकारी, इनके वारियम के संगठन के बारे में जानकारी परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। तो परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर नामक स्थान से दो अभिलेख मिले हैं, और इन्हीं अभिलेखों से हमें वारियम के संगठन, कार्य पद्धति आदि की जानकारी प्राप्त होती है। और इन अभिलेखों से पता चलता है कि वारियम का सदस्य बनने के लिए कई योग्यताएं होती थीं, जैसे 1/8 वेल भूमि का स्वामी, अपना मकान, 35 से 70 वर्ष की आयु की उम्र, एक वेद और उसके भाष्य का ज्ञान होना आवश्यक होता था। निर्योग्यता की भी चर्चा मिलती है कि कोई व्यक्ति अगर वारियम का सदस्य रहा हो और कुछ अभी तक अपना लेखा जोखा प्रस्तुत ना किया हो या उस पर कोई चार्ज है, तो वो और उसका कोई भी संबंधी भविष्य में वारियम का सदस्य नहीं हो सकता था। ठीक है। और कोई भी अपराधी या उसके संबंधी या उसके शरण देने वाले भी सदस्य नहीं हो सकते। वारियम के सदस्यों का चुनाव लॉटरी पद्धति से किया जाता था, और फिर कई प्रकार की वारियमों के लिए सदस्य नियुक्त होते थे। अब चोल अभिलेखों में अगर देखा जाए तो कई वारियम का उल्लेख मिलता है, जैसे संवत्सर वारियम, ये वार्षिक समिति होती थी। ठीक है। कैसी समिति थी? वार्षिक समिति। फिर तोट वारियम, तोट वारियम क्या थी? उद्यान समिति। फिर एरी वारियम होती थी, तड़ाग यानी तालाबों की देखभाल करने वाली समिति। पोन वारियम होती थी, यह स्वर्ण समिति होती थी जिसका काम राजस्व वसूल करना था। न्यायतर वारियम होती थी और इसका काम क्या होता था? न्याय करना। ठीक है। तो इस तरह से अनेक वारियम के लिए सदस्य चुने जाते थे। वारियम के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था और इनका पद अवैतनिक होता था। इन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। सभा या महासभा पूर्ण स्वायत्त संस्था थी, पूर्ण स्वतंत्र संस्था थी। राजा इनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। सभा या महासभा अपने क्षेत्र में नए कर लगा सकती थी, पुराने करों को माफ कर सकती थी और विकास के लिए सारे कार्य कर सकती थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो नगर सभा होती थी। नगर सभा,
अब नगर सभा के बारे में अगर देखें तो नगर सभा की अपनी सभा होती थी। नगर सभा की जो सभा होती थी उसे नगरत्तार के नाम से जाना जाता था और इसमें नगर के व्यापारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी और नगर सभा नगर प्रशासन की देखभाल करती थी। नगर की सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, बाजारों की व्यवस्था, नगर में रहने वाले लोगों से कर वसूली, कर चोरी को रोकना और नगर विकास के लिए हर संभव प्रयास करती थी। तीसरी नाडु सभा थी। नाडु की भी अपनी सभा होती थी जिसे उर या नातूर कहा जाता था। तो नाडु सभा को क्या कहा जाता था? नाडु की सभा का नाम क्या था? उर या नातूर। नाडु राजस्व निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, खासकर भू राजस्व निर्धारण में प्रभावी भूमिका होती थी। इसमें ग्राम सभा नगर सभा के प्रतिनिधि होते थे और नाडु सभा नगर सभा और ग्राम सभा के कार्यों पर मतलब उस पर नज़र रखती थी। तो ये एक तरह से प्रतिनिधि संस्था होती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चोल काल में स्थानीय प्रशासन बहुत विकसित अवस्था में था। ठीक है, तो ये हमने आपको चोलकालीन प्रशासन के संदर्भ में जानकारी दी। अब हम आपको बताएंगे कि चोल काल में कला का विकास। देखिए, पल्लव कला चोलों को विरासत में मिली क्योंकि पल्लव राज्य को जीत करके अपने राज्य में मिलाया था चोलों ने। लेकिन चोल शासकों ने अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उसे और भी भव्य बना दिया। चोलकालीन कला में स्थापत्य कला या मंदिर निर्माण कला सबसे महत्वपूर्ण है। इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ जो इस प्रकार हैं। अब देखिए, इस काल में नर्तमालय नामक स्थान पर विजयालय चोलीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। विजयालय चोलीश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजयालय ने कराया था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण मंदिर। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर। अब कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर का निर्माण आदित्य प्रथम ने कराया था। ठीक है, इसके बाद श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर। तो श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण आप देखेंगे परांतक प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मंदिर थे। इनके बाद फिर महान मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। उन महान मंदिरों में एक है तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया। अब इस मंदिर की विशेषता क्या है कि यह मंदिर चोल काल का सबसे विशाल मंदिर है, सबसे मजबूत मंदिर है। इसका शिखर द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा शिखर है, 58 मीटर ऊंचा है, 13 मंजिलों में निर्मित है और सभी द्रविड़ मंदिरों में सबसे मजबूत मंदिर। फिर इसके बाद गंगईकोंड चोलपुरम, यहां भी एक बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, और इस बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया। ठीक, अब हम आते हैं गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदीश्वर मंदिर। यह चोल काल का सबसे सुंदर एवं कलापूर्ण मंदिर है। चोल काल का सबसे सुंदर और सबसे कलापूर्ण मंदिर कौन है? वो है गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, ये तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर की शैली पर निर्मित है, लेकिन उससे सुंदर है। आकार में छोटा है लेकिन कला की दृष्टि से बहुत सुंदर है। इसका शिखर 49 मीटर ऊंचा है, 8 मंजिलों में निर्मित है।
तो ये चोल काल का सबसे सुंदर मंदिर है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि दारासुरम एक स्थान है। दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। ऐरावतेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने कराया था। ठीक है, तो ये दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर बनाया गया। इसका मंडप रथ के समान है और इसके मंडप को जो रथ के समान है हाथियों द्वारा खींचा जाता हुआ दिखाया गया है। चोल काल का अंतिम महत्वपूर्ण मंदिर त्रिभुवनम जगह है, त्रिभुवनम का त्रिभुवनेश्वर मंदिर या कंपहरेश्वर मंदिर। ठीक है, तो त्रिभुवनम में त्रिभुवनेश्वर मंदिर, इसी को कंपहरेश्वर मंदिर कहा जाता है। और कुलोत्तुंग तृतीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, कुलोत्तुंग तृतीय। ठीक है, तो कुलोत्तुंग तृतीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया। अंतिम महत्वपूर्ण मंदिर है और इस मंदिर में मूर्तियों की बड़ी संख्या है। पूरी मूर्ति दीर्घा यहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये चोल काल में मंदिरों का व्यापक निर्माण हुआ, सुंदर मंदिर बनाए गए, सभी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। चोल काल में अगर मूर्ति कला हम देखते हैं तो इस काल में स्वतंत्र रूप में केवल धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ। स्वतंत्र रूप में केवल धातु से ही मूर्तियां बनाई गई, बाकी मूर्तियां मंदिर के साथ बनाई गई, स्वतंत्र रूप से नहीं बनाई गई। धातु मूर्तियों में कांसे की बनी भगवान नटराज की मूर्ति, भगवान शिव की नटराज के रूप में मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है। ठीक है, तो मूर्ति कला का भी विकास हुआ। चित्रकला का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होता है, लेकिन मंदिरों के अलंकरण के लिए मंदिरों के दीवारों पर, स्तंभों पर सुंदर सुंदर चित्र अवश्य बनाए गए और मुख्य रूप से पौराणिक देवी देवताओं के चित्र बनाए गए या बाघंबरासीन भगवान शिव का चित्र बनाया गया। इस तरह के चित्र जो है मिलते हैं। तो ये हमने आपको चोल कालीन कला के बारे में बताया और इस तरह से आप देखेंगे कि ये चोल काल जो है पूरा हो गया। तो चोल काल जो है हमने आपको राजनीतिक इतिहास, प्रशासन और कला, इस संदर्भ में ये बातें बताई। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो टॉपिक हैं, संगम युग, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, ये चारों टॉपिक पूरे हो गए हैं और आज प्राचीन भारत का इतिहास भी खत्म होता है। पूरा प्राचीन भारत का इतिहास आज पूर्ण हुआ, यानी प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के और पूरा पूर्व मध्य काल तक आपने देखा कि एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया। सारी चीज़ें इनको सुनिए और इन पे मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताता रहा हूँ। आगे हम मध्यकाल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मध्यकाल के साथ मिलेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।